तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्थी होंगे। मैं राजन पौड़िया, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों मैं ठीक 10:30 बजे से। कल है यहाँ पर जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर अध्यक्ष का भी और जो सभासद के हैं उनके कल यहाँ पर शपथ ग्रहण है। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक मीटिंग रखी हुई है। तो आज मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ। तो आज वहीं पर जाकर पता चलेगा कि मीटिंग में आज क्या क्या शर्तें और क्या क्या बातें होंगी। तो बने रहे मेरी छोटे से ब्लॉग में। और आज काफ़ी धूप लगी, लेकिन रात को काफ़ी भयंकर पाला पड़ रहा है, जिससे काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर। तो फाइनली मैं आ गया हूँ बाइक के पास और चलते प्रॉपर टाइम हो गया, क्योंकि 11 बजे का था मीटिंग का। तो यहाँ पर देखिए कितना भयंकर पाला पड़ा है दोस्तों। कि टू व्हीलर में थोड़ा खतरा बना रहता है कि अगर थोड़ा भी ब्रेक नहीं लगे तो बाइक स्लिप हो सकती है। देखिए तो यहाँ पर जैसे रोड सूखी है और ठीक फिर सामने देखिए यहाँ पर पाला पड़ा था। ये पाला वाला क्षेत्र है, ये देखिए। तो थोड़ा टू व्हीलर में खतरा बना तो रहता ही है, खासकर ऐसी जगहों में। तभी पहुंच गया मैं अपनी लोकेशन पे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पौड़ी का ये खूबसूरत सा शहर। यहाँ पर देखिए अभी धूप लगी हुई है और ये देखिए ये है हमारा जो नगर पालिका गेस्ट हाउस। ये सामने देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो छत में काफ़ी गाड़ी लगी है। तो ये गेस्ट हाउस है। तो जो भी कोई बड़ा टूरिस्ट या जब कोई वीआईपी या मंत्री यहाँ पर आता है तो वो इसी जगह पर ठहरता है। तो ये हमारा नगर पालिका का गेस्ट हाउस। और ये पुलिस चौकी है पौड़ी की, जो मेन चौकी है देखिए ये वाली। और आज पूरा यहाँ पर अभी धूप लगी और ठीक सामने देखिए हिमालय पर्वत की खूबसूरती भी यहाँ से अच्छा सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ पर, जो सरिता मैम है। तो इससे पहले 2003 में इन्होंने पशुपालन विभाग के अध्यक्ष भी रह चुकी है, जहाँ पर उन्होंने अपने 3 साल जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर काम किया और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर समाज सेवा भी किया। तो मैम जी आपको नमस्कार। नमस्कार। तो आज जो आपकी कोर कमेटी है, तो इस किस विषय पे आज हमारी कोर कमेटी की हमने पौड़ी में एक संयुक्त जन मोर्चा पौड़ी की समस्याओं को लेकर, पौड़ी शहर की समस्याओं को लेकर, यहाँ की बातों को लेकर के एक जन मोर्चे का गठन किया। और आज उसी में जो कोर कमेटी होती है, जो प्रमुख लोग होते हैं जो इसका संचालन करते हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। और इसका मकसद हमारा ये था कि पौड़ी में जो भी समस्याएं, जैसे अस्पताल की समस्या है, तो अस्पताल में डॉक्टरों का भारी अभाव, स्टाफ का अभाव, बड़ी परेशानियां जो थी, वो था हमारा मेन मुद्दा। हमारा दूसरा मुद्दा था कि जो यहाँ पे जानवरों का, जैसे जंगली जानवर या बंदरों का बड़ा आतंक था, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं विभाग से, प्रशासन से। और हमारा पार्क को लेकर के कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको बैठने के लिए प्रॉपर यहाँ पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है हमारी, उसके लिए हमारी लड़ाई है। हमारी कूड़े को लेकर के कि साफ पौड़ी, सुंदर पौड़ी होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के हम लोगों ने ये मोर्चा बनाया है। तो तमाम जो यहाँ की समस्या उनको लेकर के ये मोर्चा के गठन किया गया है। उसी संदर्भ में आज हमारी ये बैठक भी है और हमने कमिश्नर साहब से भी अस्पताल के संबंध में बात की थी। तो उसमें कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन अस्पताल के मामले में, लेकिन जो हम चाहते हैं वैसा प्रॉपर नहीं हो पाया। अभी डॉक्टर तो बैठ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे हैं। वो कुछ दिनों के लिए, जैसे 15 दिन, कोई व्यवस्था इस तरह की अंतरिम व्यवस्था है। लेकिन हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से परमानेंट यहाँ पर डॉक्टर आए, क्योंकि कोई मरीज है, अब वो बीमार है और 15 दिन में डॉक्टर चेंज हो जाएगी, तो भाई उसका तो बड़ा नुकसान मरीज को उठाना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको लेकर के हम सरकार से, शासन से, और जो इसमें हम मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे इस संदर्भ में। और भी जो चीज़ें हैं, पार्क हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत मेन, उसको लेकर के हम शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। स्वच्छ सफाई को लेकर के हमारी बात है, जैसे मैंने कहा प्रमुखता से, जैसे हमने बंदरों की बात की, वो हमारी बहुत प्रमुख उसमें है। तो ऐसे कुछ हमारे मुद्दे, उसको लेकर के हम लोगों ने ये आज ये मीटिंग भी यहाँ पे बैठाई है और इसीलिए हमारा ये यहाँ पर इस मोर्चे का गठन भी किया गया है। तो मैम जैसे आपने अभी बात की है कि लोगों की जो जनता की यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं, खासकर मेडिकल, एजुकेशन, तो जैसे आप बोल रहे थे कि जो पौड़ी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, बोले कि 15 दिन 20 दिन सडनली किसी के बीच में अगर इस तरह की तबीयत खराब हो जाती है या फिर अचानक कोई सडनली बीमार हो जाता है, और उस टाइम पे जो डॉक्टर का जो रूटीन है, मतलब जो उसका 15 डेज का है, उस ड्यूरेशन में नहीं होता, उसमें होता, तो फिर पेशेंट को क्या है कि जैसे एक किसान से जैसे श्रीनगर जाना चाहिए, पिछले में आप देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर
तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ पर, जो सत्याकाल में एक बस गिरी थी। तो आपने उसी में एक देख लिया होगा कि जब वो बस गिरी थी यहाँ पर हमारे पौड़ी में इतने फर्स्ट एड का जो उपचार नहीं था कि जो यहाँ पर हमने बाहर से जो हंस फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस थी, हमारी जो पौड़ी की एम्बुलेंस थी, यहाँ पर ऐसी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। सारे जो यहाँ पर थे जो मरीज़ थे वो सारे रेफर हमारे देहरादून और हमारे श्रीनगर हॉस्पिटल हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहो कि ये डॉक्टर हमारे परमानेंट होने चाहिए? जो आप बोले कि हमने डॉक्टर कैबिनेट जो हमारे मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, तो क्या ये कहाँ तक ये मतलब सही रहेगा कि डॉक्टर यहाँ रह सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अस्पताल की बहुत लंबी समस्या पहले से रही है, बहुत समय से है। और पहले ये सरकारी अस्पताल था और हम ही लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके यहाँ की जो क्षेत्रीय जो यहाँ के शहर के लोग थे, हम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। तो जब नहीं है तो सरकार ने जो है कि इसको पीपीपी मोड में यानी कि प्राइवेट उसमें दे दिया, इसीलिए क्योंकि जनता की ही आवाज थी। अब उस मांग पे प्राइवेट किया गया, प्राइवेट की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। फिर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे सही ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मंडल मुख्यालय का, मंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो फिर उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, फिर लोगों ने इसका विरोध हुआ और अब वो फिर इसी संदर्भ में इसको फिर सरकारी कर दिया गया। सरकारी करने में जैसे आपने दुर्घटना की जो बात बताई है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है ये, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी भी नहीं चाहिए और प्रॉपर वो लोगों को इलाज मिलना चाहिए। लेकिन उस समय क्या था कि उसी समय ये पीपी मोड से हटा था और सरकारी हुआ था, तो यहाँ पर स्टाफ की तो निश्चित रूप से कमी थी बहुत और अव्यवस्थाएं बहुत थी, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, यही हमने कहा है। और अभी यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं क्योंकि ये अभी फिर सरकारी हो गया है, स्टाफ तो कुछ उस तरीके से आ गया है परमानेंट, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो हमने पहले भी हम बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ, मैं दोबारा से दोहराई हूँ कि परमानेंट नहीं दिया गया है। तो उसी के हम मांग को लेकर के हम इस पे संघर्ष करेंगे, बात करेंगे शासन से, सरकार से, इस पे बात होगी, प्रॉपर बात होगी कि यहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स होने चाहिए। तो मैम ये मैं सबसे बड़ा मुद्दा एक सवाल ये उठ रहा है कि पौड़ी में इतना अच्छा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी और इतना अच्छा मतलब इसको हम एक ग्रीन सिटी भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ये मतलब इनका कारण क्या है कि जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारे ऊपर शासन से ही यहाँ पर ये क्या गड़बड़ी है कि मतलब डॉक्टर यहाँ पर रहते नहीं है? क्या कारण है इसका, कुछ बता? इसका कारण मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहना चाहूंगी कि आप भी जानते हैं कि जब ये उत्तर प्रदेश में था तब यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था थी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। मैं पीछे आपको ले जाना चाहूंगी, लेकिन जब से उत्तराखंड बना 2000 में और जब से ये अस्तित्व में आया है, आप ये देखिए कि डॉक्टर की तो आप बात ही छोड़िए, आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ मंडल कार्यालय हैं वहां पर कौन अधिकारी बैठ रहा है? कुछ नहीं, प्रॉपर ना यहाँ पे कमिश्नर बैठ पा रहे हैं, ना यहाँ पे डीआईजी बैठ पा रहे हैं, ना मंडल स्तरीय अधिकारी जो है तमाम बैठ पा रहे हैं। तो ये क्या कारण है? और इतना ज्यादा पलायन हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात समस्या। अगर आप केवल हम डॉक्टर ही ना लें, हम तो सभी चीज को लेना फिर कि यहाँ पर तो सभी खाली हो गया है, कर्मचारी अधिकारी जितने हैं सब खाली होता जा रहा है। जितने मकान आप यहाँ पे देख रहे हैं 50% ऐसे मकान हैं जिनके मकान मालिक चले जा गए, केवल किराएदार यहाँ पे रखे हुए, इतना पलायन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब यहाँ पर लोग ही रहना नहीं चाहते और हम ये कहें कि समझ कि भाई अभाव है, लेकिन क्या ये अभाव पहले नहीं था जब उत्तर प्रदेश था? कि ऐसी क्या बात हुई कि जब हमने अपना राज्य खुद मांगा, खुद आंदोलन करके मांगा, और इसीलिए मांगा कि ये और भी सरसब्ज हो और भी सुविधा संपन्न हो, इसमें जो बेरोजगारी है, जो परेशानियां वो दूर हो, इसीलिए किया था। तो ये और ज्यादा हो गया। तो ये तो भैया सरकार सबको सोचना है, जनता को भी सोचना है, सरकार को सोचना है कि ये आखिर हुआ क्या। और यही कारण है कि जब यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता है तो डॉक्टर भी अगर यहाँ नियुक्ति होती भी है तो वो आना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने देखा कि कई डॉक्टरों को यहाँ नियुक्ति दी, वो रिजाइन दे के चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम करेंगे, जबरदस्ती करोगे तो हम रिजाइन दे देंगे। तो ये ऐसा माहौल बना क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। सरकारों की उदासीनता है। सरकार हो चाहे कोई भी रही हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबकी उदासीनता रही है और उसका परिणाम जो है कि आज हम लोग भुगत रहे हैं सब। तो जैसे अब हालात हैं, जो एक बड़ा दुर्भाग्य कह सकता हूँ पौड़ी का, कि इस तरह की जो आप देख रहे हैं कि पौड़ी में इससे मेडिकल हो चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कोचिंग सेंटर हो। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, यहाँ पर शपथ ग्रहण है यहाँ पर, तो उसके उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहोगे कि यहाँ पर अब क्या क्या ये जो सिस्टम चलने चाहिए? सिस्टम ये है कि आपने देखा होगा, आप भी लोकल हैं, कि तमाम यहाँ बिल्डिंगें बंजर पड़ी हुई हैं। आप एजेंसी में देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की बनी है, जनता की गाड़ी कमाई से बनी है, और वो बिल्डिंग आप कोई पूछने वाला नहीं है शहर के अंदर कि 7-8 साल से ये करोड़ों रुपया क्यों यहाँ पर टूट टूट के नीचे बिखर रहा है। आप वहाँ नीचे श्रीनगर में जाइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है स्लॉटर हाउस के नाम पे, कि पशु बदगृह के नाम पे, न तो कोई वहाँ जा रहा है स्लॉटिंग करने के लिए। और वो बिल्डिंग जो है कि आज आप देखिए कि अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर तोड़ फोड़ के कांच, और वहाँ तमाम शराब पी करके और तमाम अश्लील हरकतें, गलत चीजें हो रही हैं।
पड़ी हैं, ऐसी तमाम बिल्डिंगें यहाँ पड़ी हैं। क्या इनका उपयोग, ये क्यों बनाई गई पहले तो, और क्या इनका उपयोग नहीं हो सकता था? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं बच्चों की, क्या इसमें अगर नगर पालिका की, मैं छोटी सी की बात करूं, सरकार तो आप छोड़िए, नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो क्या यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोला जा सकता था? अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती और ये काबिल अध्यक्ष होते, इनके अंदर मानव सेवा का भाव होता, या इनके अंदर पौड़ी का दर्द होता, तो ये केवल कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी करके ठेकेदारों का और अपना फायदा न करते हुए जनता का हित देखते, इन बिल्डिंगों में कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते और उसको तरीके से बनता वो चीजें, तो आज लोग इतना पलायन शायद रुकता। लेकिन इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। नगर पालिका जितने जो ये अध्यक्ष रहे हैं, इन लोगों ने काम नहीं किया, केवल अपने घर भरे हैं, अपने लोगों को भरा है, पौड़ी का सत्यानाश और सर्वनाश करके रख दिया है। इतना पैसा जो है कि पानी की तरह बहा है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ए ग्रेड की नगर पालिका है ये, यहाँ बहुत अच्छा बजट आता है। ये छोटी नगर पालिका नहीं है, ये बहुत कम नगर पालिका है जो ए ग्रेड में है, इतना पैसा आता है। लेकिन जब सदुपयोग हो ना, आप खाली वो बना दिए वो टीन शेड बैठने के लिए, आप देख रहे हैं कि वहाँ लोग क्या बैठे हैं, वहाँ बच्चे दारू पीते रहते हैं। ऐसा कि कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई सयाना आदमी वहाँ बैठ ही नहीं सकता है ना। और जो चीजें 5 लाख की बननी थी वो 20-20 लाख की बनी है, तो उसमें फायदा दिखा। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं आज कि भाई ये आज दुर्दशा क्यों हुई है पौड़ी की, तो इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। ये जो चाहे ये नगर पालिकाएं हो, चाहे ये ऊपर से आप ले लें सरकारों की बात करें, चाहे वो जिला परिषदें हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी। और वो कारण यही होता है कि जब जब किसी पद पर जिस व्यक्ति को होना चाहिए, जिसके अंदर सेवा भाव है, जो समाज सेवी लोग हैं, नहीं पद पर आएंगे, तब तक यही हाल होगा। सीधी सी बात यह है कि यही हाल होगा। अगर पैसों पर ही सब कुछ होना है तो ये आप देख लीजिए, या आपने केवल ऐसी वोटिंग होनी है तो यही हाल होगा। अब नगर पालिका को आप देख लीजिएगा। अब आगे तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो। अब अच्छा तो हम सोचेंगे ही, अब बाकी तो नेताओं को सोचना है, जिनको जो जीत रहे हैं, जिनको जनता वोट कर रही है, अब उनको सोचना है कि वो किस तरीके से पौड़ी को सजाते हैं या देखते हैं, या क्या पौड़ी के प्रति किस तरीके का उनका नियोजन है, या किस तरीके का दृष्टिकोण है, या क्या उनके दिमाग में ऐसा खाका है, वो दिखाई देगा आने वाले समय में। जो सर मैम, जैसे कि आपने कही बहुत ही जायज़ बातें हैं, इस बात पे हमको भी काफ़ी वो सुन के ही लग रहा है कि हाँ, पौड़ी के अंदर इतनी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो शासन है, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा मैम ये कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि पौड़ी का जो शहर है, हमारे गढ़वाल की जैसे सिटियाँ हैं, तो उनमें सबसे एक सुंदर प्लेस भी पौड़ी को माना जाता है। हमारे गढ़वाल के अंदर, खासकर मैं पौड़ी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से काफ़ी पलायन हो रहा है। तो इसका एक कोई मुख्य कारण या रोकने का, यहाँ क्या हम रोक सकते हैं, या किस कारण हम उन लोगों को रोक सकते हैं जो यहाँ से पलायन ना हो? पलायन रोकने का तो हम तो यहाँ पे बैठे लोग हैं, हम तो क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पलायन रोकना, ये किसका काम है? ये तो सरकारों का काम है ना। जब वो स्कीम्स इस तरीके की बनाएंगे कि जिससे कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, या लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारे पास ये सुविधाएं जो लोग चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मिलेंगी, तभी तो पलायन रुकेगा ना। अब पलायन आयोग का आप दफ्तर बना देंगे और पलायन आयोग के अध्यक्ष यहाँ से पलायन करके चले जाएंगे, तो आप और हम तो खाली इंटरव्यू और देते रहेंगे, आप पूछते रहेंगे और हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो ऐसे करने से तो होगा नहीं। तो ये इच्छा शक्तियां तो सरकारों के अंदर होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों के अंदर होनी चाहिए। हमारी जो तमाम इकाइयां हैं, ये नगर पालिकाएं हैं, या विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, जिला पंचायतें हैं, ब्लॉक एरियाज हैं, ये सबकी सोच होनी चाहिए। तो यही कर सकते हैं। देखिए, आप और हम नहीं कर सकते इन चीजों को, हम तो कह सकते हैं, लेकिन ये इच्छा शक्ति तो सरकार की होनी चाहिए, शासन की होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए, अधिकारी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी होनी चाहिए। इतना भारी भरकम तनख्वाह लिए लेते हैं, भारी भरकम इनको सुविधाएं दी जाती है, किस बात की दी जाती है? इसीलिए दी जाती है कि प्लान बनाए, अच्छा बनाए और अच्छा कुछ करें। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ कमी है? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है और न कोई ऐसा एक्शन प्लान है। सरकार बोलती है कि हम कृषि नीति बनाएंगे, लेकिन अगर सरकार कृषि नीति बनाती है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या नीति बनाई है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। और वो कहते हैं कि कृषि नीति बनेगी तो जो है पलायन रुकेगा। भाई पलायन कैसे रुकेगा? आप जो है बंदरों और शोरों पर से आपका नियंत्रण है नहीं, तो किस तरह से जो है आदमी खेती करेगा, किस तरह से पलायन रुकेगा? आप करते हैं, आप कृषि नीति की बात करते हैं, तो कैसी कृषि नीति है वो? जब तक आप जो है इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं करते, शोरों पे और बंदरों पे। अगर शोर और बंदरों पे नियंत्रण हो जाए तो तब जो है यहाँ का व्यक्ति जो है यहाँ पे जो है अपना धंधा बंदा कर सकता है। चकबंदी होनी चाहिए, चकबंदी अच्छा जो है कृषि का काम कर सकता है। बिना जो है इसके कृषि काम होने पर असंभव है। आज हमारी यहाँ पे संयुक्त जन मोर्चा के कोर कमेटी की बैठक है, और बैठक में एक तो प्रमुख मुद्दा ये था कि हमने एक आवाज पौड़ी की, बात पौड़ी की करके एक ग्रुप बनाया था संयुक्त जन मोर्चे की तरफ से, जिसमें कि केवल पौड़ी की समस्याओं पे चर्चा होनी थी।
यहाँ पर दिनेश बिस्जी जो जिनको अध्यक्ष बनाया था हमने, उन्होंने बिना किसी कोर कमेटी की सहमति के, बिना किसी ग्रुप के सहमति के, मैं खुद उसके संयोजक हूँ और संयोजक का जो पद होता है वो सर्वोपरि होता है। हम और जितने हम कोर कमेटी के लोग हैं, बिना उनको पूछे हुए उस ग्रुप का नाम बदल दिया और नाम भी ऐसा हा हा करके पता नहीं क्या लिख दिया, और जितने भी हम लोग हैं एडमिन थे उसमें जो मेंबर्स थे उन सबको हटा दिया है। तो मतलब ये एक घोर अनियमितता है, ये नियम कानून के भी एक विरुद्ध होता है, नियम के विरुद्ध है ये। और इस तरह की हरकतें करना, इससे दिखाई देता है कि उनका जो हमारा संगठन जो मोर्चा है उसके प्रति निष्ठा नहीं है और उन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है इसको। तो इसीलिए आज हमारा निर्णय लिया गया है कि उनको जो है कि इस पद से हटा दिया जाता है और वो अब इस पे दोबारा चुनाव होगा। और जिस तरीके से मैं अपने जो लोग हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं हमारे उस ग्रुप से, आवाज़ पौड़ी की, बात पौड़ी की से भी, तो मैं आप लोगों तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहती हूँ कि दिनेश बिस्जी के द्वारा जो ये कृत किया गया है तो वो उनकी तरफ से वो गलत है और ये हमारा ग्रुप है, उसको हम दोबारा से उसको शुरू करेंगे। और क्योंकि उन्होंने हमें एडमिन से भी हटा दिया और मेंबर से भी, अपने आप ऊपर पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन थी, शायद उन्होंने चुनाव लड़ा और हारे हैं चुनाव, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि शायद यही बात रहेगी, क्योंकि वो लगातार अपने ग्रुप में जो 5-6 महीने से जो वहाँ काम कर रहे थे उसी बात को लिख रहे थे। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी निजी बातों को किसी पर थोपें और उसके फ्रस्ट्रेशन से आप ग्रुप को ही बदल दें और उसको बदनाम कर दें। तो इसलिए आज उनको हटा दिया गया और मैं क्षमा मांगते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग ग्रुप से जुड़े रहे और दोबारा से हम इसको सही ढंग से फिर स्टार्ट करेंगे। कोर कमेटी की जो मीटिंग थी दोस्तों वो ख़त्म हो गई यहाँ पर। जो सरिता मैम थी उन्होंने इस कोर कमेटी में काफ़ी कुछ निर्णय लिए यहाँ पर, जैसे कि पौड़ी के ऊपर, जैसे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन सेक्स के बारे में और ख़ासकर जो ग्रामीणों के प्रति काफ़ी इन्होंने यहाँ पर इस विषय में बात की। तो शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा कि दोस्तों कि इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल है इसमें कौन कौन से काम होते हैं और जो आम जनता की समस्या है क्या वो हल होती नहीं होती हैं।